आपने पिछली किस्त को बहुत एंजॉय किया होगा और इस किस्त को भी आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। अब चलते हैं अपने आगे जो नावल हमारे रहते हैं उसकी तरफ। या तो मुझसे ऐसे डर रही हो जैसे मैं तुम्हें ज़िंदा खा ही जाऊंगा। चलो बस बहुत हो गया, ये लक्का छुपी के खेल और मूड नहीं है मेरा ये स्टूपिड सी गेम खेलने का। मैकी बातें करते हुए साथ साथ अपनी नज़र में घुमाता जा रहा था। इसे एक जगह कुछ रंगीन नजर आया और शायद इनके कपड़े थे। मैकी के लबों पर शातिराना मुस्कुराहट चमकी। ओह तो यहाँ वे है मेरी बेबी। मैकी दिल ही दिल में बोलता हुआ धीरे से इसकी तरफ बढ़ा। रबाब डरी हुई बैठी थी कि अचानक किसी ने इसके कंधे से पकड़कर अपनी तरफ हटा। जैसे ही मैकी को एनी की जगह रबाब का चेहरा दिखाई दिया तो हैरानी से एक मिनट के लिए तो कुछ बोल ही नहीं पाया। रबाब इसे देखकर सफ़ेद पड़ चुकी थी। तुम यहाँ क्या? हैरत के मारे इसकी बोलती ही बंद हो गई। ओह तो धोखा दिया तुमने मुझे, मेरे साथ चलाकी, मैकी के साथ फ्रॉड। अब तुम मुझसे कैसे बचोगी? एनी को तो मैं हासिल कर ही लूँगा, मगर तुम्हें मैं अब किसी कीमत में नहीं छोड़ूंगा। तेरा तो मैं वो हश्र करूंगा कि तुझे कोई पहचानेगा भी नहीं पाएगा। मैकी ने शफाकियत से कहते हुए इसकी तरफ बढ़ा। रबाब हिम्मत करके फिर से उठी और फिर से भागना शुरू कर दिया। इसकी यही कोशिश थी कि वो मर जाएगी मगर इसके हाथ किसी कीमत में नहीं लगेगी। रबाब भागती जा रही थी, इसे बस मैकी से मीलों दूर रहना था। रबाब भाग रही थी कि अचानक इसका पाँव बढ़ा और वो मुंह के बल गिरने ही लगी थी कि किसी ने इसे गिरने से बचा लिया। रबाब जो आंखें बंद के किसी की बाजू में लटकी हुई थी, किसी मायूस आवाज के आने पर फौरन आंखें खोली। अपने सामने खड़े शख्स को देखकर रबाब बेहद अल्लाह का शुक्र अदा किया कि एक बार फिर इसने इसकी इज्जत की हिफाजत की थी। रबाब तुम ठीक हो? ये क्या हालत बना ली है तुमने? क्या हो रबाब? तुम में ये सब कैसे? तुम ठीक तो हो? बरहान इसकी बिखरी हालत देखकर सहद घबराहट गया था। ऊपर से वो फूट फूट कर रोई जा रही थी। इसने अपने साथ लगी रबाब को देखा और फिर इर्द गिर्द के जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। रबाब बरहान इसकी हालत पर परेशान, प्लीज कुछ तो बोलो। रबाब को बरहान की भीगी वाली आवाज सुनाई दी जैसे वह मुश्किल खुद को रोने से रोक रहा हो। रबाब की हालत ही ऐसी थी, बिना दुपट्टे के बिखरे उलझे बाल, उजरी उजरी सी हालत। इसका दिल चीर रही थी। क्या कुछ इसके दिमाग में नहीं आ रहा था, मगर वो सख्ती से तमाम बुरी जहरीली सोचों को झटका जा रहा था। बुरहान प्लीज़ यहाँ से चलो, प्लीज़ जल्दी से चलो, प्लीज़। बेरब्ता अल्फाजों से रबाब ने अटकते हुए से इल्तिजा की। इस वक्त वो कहीं से भी न डर शरारती रबाब बिल्कुल भी नहीं लग रही थी बुरहान को। हालात के मद्देनजर बुरहान ने मजीद कुछ भी पूछने से पहले इसे अपने घेरे में लेकर गाड़ी में आकर इसे अपने साथ बिठाया और फिर मुंह पर हाथ फेरता लरजते हाथों से गाड़ी स्टार्ट की और इसे सुनसान इलाके से निकल गया। मैकी रबाब को ढूंढ रहा था कि जाने कहाँ गायब होगी वो, कि अचानक इसे लगा कि जैसे कोई इसके पीछे खड़ा हो। इसने जैसे पीछे मुड़ कर देखा तो कोई सफ़ेद कपड़ों में अजीब सा आदमी खड़ा था। उसे सर्द लाल आंखों से गर्दन टेढ़ी किए इसे वेशी नजरों से ऐसे देख रहा था जैसे एक शिकार अपने शिकार को देखता है। सलार अपने सामने खड़े बंदे को होनहार नजरों से देख रहा था। इसका दिल कर रहा था कि उस चेहरे को मस्क कर दे, इसकी आंखें बाहर निकाल दे, इसकी जबान छलनी छलनी कर दो। फिर इसने ऐसा किया भी। मैकी इस खौफनाक आंखों को देखकर काम उठा। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। सलार ने इसके मुंह पर मुक्कों की बरसात कर दी। मैजी को बिना मौके दिए वो इसे अंधा लातों कौंसलों से मारता जा रहा था। मैकी को अपने इसके आगे बहुत मामूली लग रहा था। ऊपर से वह हैरान भी परेशान से ये भी सोच रहा था कि वो है कौन जो इसे इतनी बुरी तरह मार रहा है। हो कौन तुम? मैकी ने इसकी कामती आवाज़ में पूछा। एनी चाहिए तुम्हें? गाली वो मेरी है, सिर्फ मेरी। मेरी एनी है वो, और मेरी सिर्फ मेरी एनी। मेरी जान है वो सलार की एन, और वह हमेशा मेरी ही रहेगी, मेरे जीते जी ही भी, मेरे मरने के बाद भी, मेरे सिर्फ मेरी। सलार इसकी कानों में बारह। सलार के सपने कोट की जेब में से कुछ कांटों से भरा हुआ कोई शे निकाली और बिना कोई मौका दिए इस के चेहरे पर एक ज़रब लगाई। मैकी के हल्के से दिल खराश चीख निकले। सलार ने इस पर रुकते हुए इतफाक नहीं किया और लगातार से चेहरे पर ज़रबें लगाता रहा। आहट जुनूनी हो चुका था। मुझे मुझे जाने दो, माफ़ी। उफ। सलार ने इसे कांटे को इसके चेहरे के अंदर डाल दिया और बेदर्दी से इसके हल्के में अंडलते हुए खींचा, जिससे इसे बहुत शदीद तकलीफ। इसका हाल ऐसा था कि वह अपनी तकलीफ को चीख कर भी बयान नहीं कर सकता था। सलार ने इसे भी नहीं बख्शा। इसे कांटे को इसकी आंखें बार बार बोस की। इसकी आंखों से खून निकलने लगा था। फवारे की तरह निकले खून ने इसके कपड़ों को भी दागदार कर दिया था। सलार के हाथ खून से भर चुके थे। मैकी ज़मीन पर लेटा बुरी तरह तड़प रहा था। इसका चेहरा तब तक मसूख हो चुका था। कोई देर इसकी तकलीफ देखने के बाद जब मैकी तकलीफ से बेहोश हो गया तो सलार उठा और जाने से पहले इसकी एक उंगली को पकड़कर तोड़ दिया। अगर नफरत भरी निगाह से डालकर
वो पलट गया। सलार जब घर पहुंचे तो रात के 3 बज रहे थे और सीधा वॉशरूम के कपड़े बदलने के बाद घर की पिछली साइड अपने खून से भरे कपड़ों को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा गया और रेनी के साथ आकर लेट गया। कोई देर छत पर घूरने के बाद सलार ने इनका सर उठाकर अपने सीने पर रख लिया और सुकून से मुतमईन चेहरे के साथ आंखें बंद कर ली, जैसे वो कुछ करके ही ना आया हो। बरहान रबाब को लेकर इस जगह से काफी आगे निकल चुका था। परेशानी से इसके हाथ हल्के हल्के काम रहे थे। बस यही सोचा जा रहा था कि जो रबाब की ज़ाहिरी हालत नजर आ रही है सच इसके बरक्स हो। रबाब अपने खुद को संभाल चुकी थी। वो जितना अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी इसका में ही लग रहा था। दिल ही दिल में वापस जाकर शुक्राने के नफल अदा करने का पक्का इरादा कर चुकी थी। बरहाने से मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसने साइड पर गाड़ी रोक दी और फौरन रबाब की तरफ रुक के रबाब भी गाड़ी रुकने पर इसकी तरफ देख रही थी। रबाब, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम ठीक तो हो? मेरा मतलब तुम्हारे साथ कुछ भी मेज ही के कुछ ऐसा वैसा मरान को समझ ही नहीं आ रही थी किन अल्फाज में इससे वो पूछे जो एक कब से आग की भट्टी में झुलस रही थी। रबाब इसकी बेतरतीब बात को अच्छी तरह समझ चुकी थी, इसलिए वो अब गहरी सांस लेकर इसे सब बताना चाहती थी। बरहान, हाँ अब बताओ। देखो, घबराने और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूं हमेशा तेरा साथ देने के लिए। रबाब की आहिस्ता आवाज़ में बकार पर बरहान ने इसे मजीद हौसला दिया। ऐसे कुछ नहीं है बरहान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जैसा सोच रहे हो ऐसे कुछ भी नहीं हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसने मेरी आबरू की हिफाजत की। रबाब, तुमने शुक्राना से अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बरहान की जान वापस लौटाई, जो रबाब की बुरी हालत और बेहतर रोने से हल्के तक आ चुकी थी। हाँ, एक गहरी सांस लेते बरहान ने इशारे की जैसे ना जाने इस सर से कितना मनोबोझ उतर रबाब ने बिन अल्फाजों में सरका दिया था। अब जब इसे तसल्ली हो चुकी थी तो फिर उसे अपने असली मूड में लौट आया था और तंकी गुस्से से भरी नजरों से घूरने लगा। इशारे से था कि सब तोते की तरह अलग से बेतक सारी रवादा सुनाई जाए। रबाब ने भी बिना देर किए इसे सब बताना शुरू किया। इसने इसे सब बताया कि किस तरह इसने आज जब ये 5 रेस्टोरेंट गए थे और फिर कैसे मेकी ने इसे धमकी दी और फिर जब मेकी ने इसे मेरी में भी आकर डराया धमकाया। रबाब अपने आप से बहुत मुश्किल से नॉर्मल किया था और अब आगे के बारे में सोचने नूर को तो वो किसी सूरत इसके हवाले नहीं करेगी, ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो वो इसके बारे में सोच ही नहीं रही थी, वो तो बस वो फोटोज़ के बारे में सोच रही थी कि सब। इसलिए फिर वह एक फैसले पर पहुंचकर इसने नूर का किडनैप की और निकल गई इसे दी हुई ड्रेस पर। जब रबाब वहाँ पहुंची तो अंदर जाने से पहले इसने अपने हाथ में पकड़ी हुई घड़ी को एक नज़र देखा। होटल से निकलने से पहले ही रबाब ने एक मैसेज बरहान को और एक मैसेज सलार को कर दिया था। सलार को तो इसने सब सच सच बता दिया था और साथ में की फ़ोटो भी भेज दी थी। सलार ने जब मैसेज पढ़ा तो गुस्से से इसका दिमाग बन ही गया। किसी की इतनी हिम्मत हो सलार जज्बात की इज्जत पर हाथ डाले। बरहान को रबाब ने मैसेज सिर्फ एड्रेस एंड किया था और टाइम बताकर से पहुंचने का कहा था। बरहान पहले तो हैरान हुआ कि रबाब इसको इतनी सुनसान जगह पर इतनी रात को क्यों बुला रही है, मगर फिर कुछ सोचते हुए चला गया। मगर यहाँ कर तो इसके सही माने में होश ही उड़ गए थे और बस फिर तुम बिल्कुल एंड पर पाकिस्तान की कुछ सुस्त पुलिस वालों की तरह नाजल हो गए। आखिर में रबाब ने टेंशन को रफू करने के लिए बात को मजाहिया कर दिया, लेकिन बरहान इसे खुरहान नजरों से देख रहा था। तुम खुद क्या हो? हाँ क्या हो? समीदी क्या हो? हाँ तुम कहीं की टार्जन हो क्या, या गफूर मास्टर हो, या किसी रिलेसर की अम्मा जान हो जो तुम इस उम्मीद पर यहाँ बैठी थी कि वो आएगा और तुम्हें बचाएगा तुम्हारी सो कॉल्ड वाहियात फिल्मों की तरह। शट अप यू बिल डिस्टिशन ना हो तो तुम्हें अगर किसी हैंडसम प्यारे रिलेसर बंदे से मेरा रिश्ता बनाना ही था तो गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ भी तो कह सकती थी ना। ये अम्मा जान क्या होते हैं? उल्लू का पट्टा ना। शुक्र करो कि लुक बट्ठा ना हो। और हाँ, मेरी एक्टिंग और मेरी जान मेरी फिल्मों को तो बिल्कुल भी मत घिसटना, मैं बोल रही हूँ, वरना रबाब अकबर मिर्ज़ा से कोई बुरा नहीं होगा, समझे? रबाब जो मज़े से बरहान की अपने लिए फिक्री को इसकी गुस्से से बड़ी आवाज़ में एंजॉय कर रही थी, इसकी किसी रिलेसर की अम्मा जान का हवाला देकर तो पटरी रबाब को खड़ा कर डाला। अब वो कहीं से भी डरी से मुँह में तहाशर होती धोती रबाब बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, बल्कि यूँ लग रहा था कि वो कोई शायद वह कोई रबाब के रूप में कोई मुश्किल था। बरहान मुँह खोले इसकी हमारा बातें सुन रहा था। अब मेरे मुँह क्या देख रहे हो? चलाओ गाड़ी। अब क्या सारी रात मेरे हसीन चेहरे का ही दीदार करते रहोगे? कभी खूबसूरत शहजा नहीं देखी तुमने? हूँ रबाब अकबर मिर्ज़ा वाले रूम में आ चुकी थी, इसलिए इसे मजीद न छेड़ते हुए अफसोस भरी निगाह इस पर डालकर चाबी कमाई कि अब वो कुछ बचा हुआ दिमाग से ज़ाया हो चुका था। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता रबाब, मेरा तो फिर 5-10% कुछ न कुछ हो जाएगा, मगर तुम्हारा तो वो भी नहीं होना। अब बरहान बेचारा क्या बोलता है, इसलिए बहुत कुछ की चाह दिल में रखते हुए खामोशी से एक बार फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की।
मगर बार बार कोशिश के बावजूद भी जब गाड़ी ना चली तो चढ़कर गाड़ी से बाहर निकला, करके चेक करने लगा अब इसको क्या फट पड़ेगी। और न गाड़ी का वो भी अभी खराब होना था। फरहान ने जोर से बोलते हुए गाड़ी को रख के दिया। मज़ा ही आ गया, वाह। रास्ते में गाड़ी खराब, हीरो का मूड भी खराब, ऊपर से तूफानी रात, ओह कितना मज़ा आएगा। रुबा फरहान के तासरात देखते हुए इसे और रुला रही थी कि जबकि फरहान इसे इग्नोर किए इधर उधर नजरें दौड़ा रहा था कि कोई मदद ले सके। यह इलाका होटल से काफ़ी दूर था। यहाँ आसपास घने जने ही घर नजर आ रहे थे। इनमें से एक सजे धजे घर के सामने जाकर फरहान ने घंटी बजाई। फरहान सख्ती से रबाब को गाड़ी से बाहर निकलने से मना किया था, मगर रबाब भी क्या कभी फरहान की किसी बात को मान सकती थी? नहीं, कभी नहीं। इसलिए चुपके चुपके इसके पीछे आकर खड़ी होगी कि इसे खबर ही ना हुई कि वो इसके पीछे ही खड़ी है। नहीं, मुसीबत बनकर। अस्सलाम वालेकुम। दरवाज़ा खुलने पर एक बुजुर्ग बाहर निकले। फरहान ने सलामती भेजकर इन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई और मदद के लिए दरख्वास्त की, जबकि बुजुर्ग इसके पीछे खड़ी किसी लड़की को रोते हुए देख रहे था और कभी इसे देखता तो कभी इस लड़की को। ये लड़की कौन है? फरहान जो अपनी ही धुन में लगा हुआ था, बुजुर्ग की गुस्सैली आवाज़ सुनकर चूक गया। जी। बुजुर्ग की नज़रों का ताक़ुब करते हुए इसने जब पीछे मुड़कर देखा तो रबाब खड़ी पाकर दिल ही दिल में इसे 100-200 सुना डरे। बुजुर्ग की मानी नज़रों में नजर आते हश्र को सही तरह से समझ चुका था। अब तो इसे यही दड़का था कि कहीं लेने के देने न पड़ जाए। वो बाबा जी, ये वो मैं बताती हूँ आपको कि मैं कौन हूँ। मैं वो औरत हूँ जिसे देखकर इस दुनिया के बेड़ी चीट फाड़ कर खाने को दौड़ते हैं। आज भी एक यहशी भेड़िया इसी नींद से मेरी तरफ बढ़ा था, मगर वो अपने नापाक इरादे में कामयाब ना हो सके, क्योंकि मेरे अल्लाह ने मुझे बचा लिया, एक फरिश्ता भेजकर। आखिर मेरे बाप ने अपनी शानदार एक्टिंग की जोहर दिखाते हुए बुजुर्ग की आंखों में देखकर बोला तो बुजुर्ग को वो रिश्ता अपना आप लगा और वह भेड़िया सामने खड़ा हुआ लड़का। और फिर वह हुआ जो बुरहान के वह गुमान में भी न था। इन दोनों को अंदर ले जाकर बुरहान से सख्ती से ऐसी तफ्तीशें की कि एक पल के लिए तो बुरहान खुद को वाकई में कोई भेड़िया लगने लगा। रबाब अपनी एक्टिंग का आई साइड इफेक्ट देखकर बौखला गई कि इसने तो बाबा जी को शीशे में उतारने के लिए कहा था, मगर ये तो उल्टा ही हो गया। काम निकलवाने के चक्कर में बुरहान बेचारे की तो वाट ही लगी। मगर फिर बुरहान के होंठ ज़्यादा तासरत देखकर रबाब को मज़ा आने लगा। बस एक ही रास्ता तुम्हारे पास है, या तो मेरी बात मानो या फिर सजा कबूल करो। बुरहान जब इन्हें समझा कर थक गया तो बुजुर्ग ने जिस बात में कुछ ज्यादा ही बहकर अपना फैसला सुना दिया, लेकिन खामोश। या तो तुम्हें इस मजलूम लड़की से अभी इसी वक्त निकाह करना होगा या फिर 200 कोड़े खाने होंगे। अब बुरहान बेचारा क्या करता? 200 कोड़े तो बिल्कुल भी नहीं खा सकता था। इससे बेहतर था कि वो निकाह ही कर ले। नहीं नहीं, मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। बुरहान इस उम्मीद पर हामी भरी कि शायद अब रबाब कुछ बोलेगी, मगर जब इसे उल्टा मुस्कुराते देखा तो और ही आग लग गई। घर में है ही बाबा जी ने खुद ही अपने बच्चों को गवाह देकर इन दोनों का निकाह पढ़ा दिया। रबाब तो इस अचानक निकाह नहीं बल्कि इस अचानक फिल्मी टाइप निकाह पर ही इंतहाई खुश थी। चलो हाजरा को इनको खाना साना खिलाओ और सोने का इंतजाम करो। इस वक्त तो कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा, सब ही कुछ कर सकेंगे। बाबा जी अपनी जोजा मोहतरमा को ऑर्डर देकर चले भी गए सोने, मगर पीछे फरहान साहब की नींदें हराम कर गए। नूर की आंख खुली तो खुद को कमरे में अकेले पाया। बिस्तर से निकलकर वॉशरूम मुंह हाथ धोकर आ गई। सलार इसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। मुद्दे कोने में बने छोटे से रूम में दाखिल होगी, जहाँ जिम का थोड़ा बहुत सामान था। सलार डंबल्स उठाए एक्सरसाइज करने में मसरूफ। सलार की नज़र इन पे पड़ी तो दिलकश मुस्कुराहट ने इसके लबों को छू लिया। नूर कल वाले हुलिये में ही थी और खुले लंबे बालों में वो सीधी इसकी दिल में आ रही थी। नूर इसकी नज़रों के इशारे में हिचकिचाते हुए अंदर दाखिल हुई और के हाथ में पकड़े बड़े बड़े मोटे डंबल्स को देखकर हैरानगी से देख रही थी, जैसे सलार ने इसे पकड़ा हुआ था कि वो डंबल्स नहीं प्लेटें हों। सलार इसकी बच्चों सी दिलचस्पी को महफूज होकर देख रहा था। ये भारी नहीं लग रहे आपको? उन्होंने झकझकते हुए पूछा। नहीं, मोहब्बत से जवाब दिया। सलार को खुशगवार हैरत हो रही थी कि नूर खुद चलकर इसके पास आई हो और फिर खुद से मुखातब भी कर रही है। सच में? नूर ने चाहती नजरों से पूछा। हाँ, मैं उठाऊं? नूर ने एहतियात बड़े लहजे में इससे कहा। तुम नहीं उठा पाओगी जानम, ये बहुत भारी है। तुम जैसी नाजुक सी जान कहाँ उठा पाएगी इसे? सलार पहले तो हैरान हुआ, फिर हंसते हुए गहरी नजरों से देखते हुए मना किया कि कहीं खुद को जख्मी ही न कर ले। फिर भी मैं क्या करूं? मुझे यहाँ बंद करके आप खुद बड़े मजे से ये ऊपर नीचे कर रहे हैं, मैं क्या मक्खियाँ मारूं? नूर अपने तौर पर मुंह में बड़बड़ाई थी, मगर सलार के तेज कानों ने इसकी बड़बड़ाहट आराम से सुन ली। यहाँ आओ। सलार ने मुस्कुराते हुए इसे अपने पास लाए कि क्यों हाँ आ रही हो या फिर आती हूँ मैं, कहते साथ ही नूर इसके मुकाबले खड़ी होगी। हुर्रियत में दूर करता हूँ जी।
نور اس کی بات پر بوکھلا ہی گسلا نے اس کے آگے اپنے مضبوط کسرتی بازو کیا اور اسے مضبوطی سے پکڑنے کو کہا۔ نور نے اچھنے سے سلار کو دیکھا اور پھر بازو کو زور سے پکڑ لیا، مگر بازو تھا کہ مچھلی جو پکڑنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ ایک تو پتہ نہیں ان کی ڈولے وولے اتنے موٹے کیوں ہیں کہ ڈائٹ نہیں کرتے، کیا پتہ چربی ہی چڑھی ہو، اور یہ اتنے اسے ڈولے سمجھ رہی تھی۔ نور جب اس سے کے بازو نہ پکڑے گی تو اپنی خفت مٹانے کے لیے خود کو اسی طرح تسلی دینے لگی کہ اس میں اس کا کیا لینا دینا، یہ موٹے ہیں، جانم اسے پکڑو۔ سلار نے اسے صحیح سے پکڑوایا اور پھر اچانک ہی اسے بازو اوپر اٹھا لیے۔ نور تو ایک دم کی کارروائی پر ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی اور چیخنے لگ پڑی۔ سلار نے اسے تسلی دی کہ کچھ نہیں ہوگا، تم بہت انجوائے کرو گی۔ نور نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور نیچے دیکھا اور زمین سے اوپر سلار کے بازو سے لٹک رہی تھی۔ یہ کیسی انجوائمنٹ ہے؟ نور نے پریشانی سے پوچھا۔ ایسی۔ سلار نے اسے اپنے دونوں ہاتھ اپنی گردن کے پیچھے باندھ دیے، خود کو گول چکر کاٹنے لگا، پہلے آہستہ اور پھر تھوڑی تیز کر دیا۔ نور کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جھولے سے جھول کھول رہی ہے۔ اسے بہت مزہ آنے لگا۔ پہلے تو وہ بہت ڈر رہی تھی، ہاتھ نور کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اس کے ساتھ اس کے کھلے حسین ریشمی بال بھی ایک ادا سے جھوم رہے تھے۔ کتنا حسین منظر تھا، جیسے نور کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سارا دن ایسے ہی سلار کے بازوں سے لٹکتی جھولتی رہے۔ ہائے کتنا مزہ آ رہا ہے! سلار اس کی آواز میں خوشی محسوس کر کے اپنے اندر چین ہی چین محسوس کر رہا تھا۔ پھر کافی دیر وہ اسے ایسے ہی کھلکھلاتے ہوئے سنتا رہا۔ رباب بڑے مزے سے بیڈ پر بیٹھی برہان کو ادھر سے ادھر چکر کاٹتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسے برہان کو ستانے میں بہت ہی مزہ آ رہا تھا۔ اب میں گھر میں کیا جواب دوں گا، یہ سب کیا کیا کیسے کیوں ہوا؟ چاچا کو جب پتہ چلا تو وہ تو مجھے اپنی شکاری بندوق سے شکار کر ڈالیں گے۔ کہاں پھنس گیا یار؟ ڈیئر ہبی، اب آپ سونا نہیں چاہیں گے کیا؟ ویسے تو آج ہماری وہ والی رات ہے، بٹ اس کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، نہ تو میں دلہن بنی ہوں نہ ہی میرے منہ دکھائی کے لیے کوئی گفٹ ہے۔ رباب نے کچھ اسی انداز افسوس کرتے ہوئے کہا کہ نہ جانے کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہو۔ رباب تو اندر ذرا سی بھی شرم نام کی کوئی ملتی جلتی چینی سی بھی کوئی چیز ہے، کیونکہ مجھے تو کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ برہان پہلے ہی سے دفعہ بیٹھا تھا، اوپر سے رباب کے ڈرامے ہی نہیں بند ہو رہے تھے۔ ایسے نہیں تھا کہ وہ رباب کو پسند نہیں کرتا تھا، وہ تو اسے دیوانگی کی حد تک چاہتا تھا، مگر اس طرح وہ اس کی ہو جائے گی اسے کہیں سے بھی گوارا نہیں تھا۔ برہان رباب کو چاہنے سے زیادہ اس کی 1000 گنا عزت کرتا تھا اور اس عزت سے اپنا نام کرنا چاہتا تھا، ایسے اس عجیب سچویشن میں نہیں کہ جس میں ان پر گھٹیا الزام لگا ہو، جس کی بالکل اوقات تھا۔ برہان کو اپنی فکر نہیں، وہ چاہتا تھا کہ وہ لڑکا ہے اور اسے پلس پوائنٹ کی وجہ سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا، مگر رباب لڑکی تھی اور معاشرہ ہمیشہ لڑکی پر ہی انگلی اٹھاتا ہے، اس کی زندگی جینا جیرن کر دیتا ہے، جو کہ برہان رباب کی اس طرح کی ظالم گٹیرے میں قطعی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ بہت پریشان تھا کہ کیا کرے، کیا نہ بتا سکتا تھا نہ چھپا سکتا تھا۔ یوں رباب کی شرارتیں اسے اور کوفتے میں مبتلا کر رہی تھی۔ او مسٹر چمکو چلو، حد میں ہی رہو، اپنی حد میں رہو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ان فیوچر تم جب میرے وہ کیا کہتے ہیں ہاں چورو کے غلام ٹائپ والے شوہر بن جاؤگے تو روز ناک رگڑوا کر معافی منگوایا کروں گی۔ رباب نے دونوں ہاتھ پیچھے رکھتے ہوئے بیڈ پر نیم دراز پاؤں پر پاؤں رکھ کر چہلاتے ہوئے گردن اکڑ کر کہا کہ سمجھ جاؤ، ابھی سے اور زیادہ تمیز سے بات کرو مجھ سے، ورنہ میں نے ہی سارے زندگی تمہارے سر پر مسلط رہنا ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ خوش آمد زندگی کو بدنما زندگی نہ بنا دوں۔ جبکہ برہان کو تو بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ اس کا گلا پکڑ کر وہ ایک تو اس سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ رباب یہ دیکھو میرے ہاتھ۔ برہان ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کیے، پلیز مجھ پر رحم کرو، سکون سے سو جاؤ، مجھے تو اب نیند کبھی آنی ہی نہیں۔ ہائے برہان چچے، تم ابھی سے ایڈوانس میں معافی مانگنے لگے ہو۔ ہائے تم شوہروں کی بھی کیا زندگی ہوتی ہے بیچارے، ساری زندگی بیوی کی ہاں میں ہی کٹ جاتی ہوں، لیکن اچھا ہی ہوتا، تم شوہروں کون سے معصوم ہوتے ہو۔ اچھا اب مزید مت بولنا، بس اب میں سونے لگی ہوں، تم یہی کہیں سو جانا۔ ہاں چلو، میری تو گڈ نائٹ، بٹ تمہاری بیڈ نائٹ۔ ہاں گڈ نائٹ مائی ہینڈسم چمک چلو۔ ساتھ ہی آنکھ ماری اور چادر سر تک تان کے سو گئی، جبکہ برہان دانت پیستا ان فیچر کو دیکھ کر مزید گھبرا گیا۔ ہائے ربا، میرا کیا ہوگا؟ سلار کھڑکی میں کھڑا کافی پیتے ہوئے باہر دیکھ رہا تھا۔ نور اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی تو سلار نے مڑ کر اسے دیکھا۔ نور نے اب سلار کی ریڈ کلر کی ہائی نیک اور وائٹ ٹراؤزر پہنا ہوا تھا، بالوں کو سامنے ماتھے سے آگے کر پیچھے کی طرف وائٹ فلٹر فلائز کلپ کیا ہوا تھا اور باقی بال پشت پر کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ نور بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سلار جب تک کسے ہی دیکھے جا رہا تھا، سلار کا بس نہیں چلتا تھا کہ اسے یوں ہی اپنے سامنے کھڑا کیے تعمر دیکھتا رہے اور زندگی یوں ہی گزر جائے۔ نور اس کی نظروں کی تپش سے کنفیوز ہوتی جا رہی تھی، بار بار وہ کان کے پیچھے
बाल अस्थि जो चेहरे पर थे ही नहीं। सलार ने इसे प्यार भरी निगाहों से देखते हुए इसको हाथ से पकड़कर अपने सामने किया और इसकी पश्च पर आगे वह दाएं हाथ है और इसकी गर्दन के रास्ते गुजारते हुए कंधे पर रख लिया और मजे से ऐसे ही खड़ा इसके हाथ से काफी के छोटे छोटे सप लेने लगा। नूर ने इसकी इस अंदाज पर तेरी चढ़ाई में क्या आपकी हैंगर हो जिस पर लटक कर आप सड़ा हुआ काला पानी पी रहे हैं। नूर ने मुंह टेढ़ा करके इसे देखकर कहा, मगर जब इस बार एहसास हुआ कि आवाज़ दिल में नहीं मुंह से निकली है और सलार के कान में पहुंच गई है तो अपने होठों को अंदर की तरफ खींचकर मुंह चुका लिया। अरे वाह, वही मेरी जन्म वेला, आखिर अपना मुंह खोल ही लिया मेरे सामने। सलार को एन का यूं चढ़ कर इससे कहना बहुत अच्छा लगा था। सलार ने नूर का रुख अपनी तरफ मोड़ा और कमर से थामकर खिड़की पर बैठा दिया और दोनों तरफ हाथ टिकाकर इसकी तरफ झुक गया। नूर इसकी हरकत पर सपाट गई। एन जानब ऐसे ही रहना, अब हमेशा इसी तरह मुझे डांटना, मुझ पर अपना रौब रखना, अपना गुलाम बना लो मुझे। ये सलार शुजात जिसने कभी किसी की गुलामी नहीं की, हमेशा दूसरों को अपना गुलाम समझा, वो सलार शुजात खुशी खुशी तुम्हारी गुलामी करने के लिए दिल व जान से राजी है ताउम्र मेरी हर सांस तक। जब तक ये तुम्हारा दिल मेरे सीने में धड़कता रहा है, तुम्हारा सलार हमेशा तुम्हारा गुलाम बनकर तुम्हारी हिफाजत करेगा। तुम तक किसी को भी नहीं पहुंचने दूंगा, कभी नहीं, किसी सूरत नहीं। सलार अगर इसकी गाल से अपने गाल रगड़ते हुए महफून सरगोशी आवाज में दीवानावार बोल रहा था। नूर इसकी बातों में जिगरी जा रही थी। इसे सलार की इस कदर जुनूनियत न जाने क्यों अच्छी लग रही थी और यही वो लम्हा था जब नूर ने अपने दिल की एक हार्ट बीट मिस की थी। पता नहीं पर क्यों वो चाहती थी कि ये लम्हा ऐसे ही चलता रहे और सलार ऐसे ही प्यार भरी सरगोशियां करता रहे। दोनों के ऐसे ही आलम में काफ़ी वक्त बीत चुका था। कहीं पर इश्क अपनी मंजिल के बहुत पास पहुंच चुका था तो कहीं पर मोहब्बत ने अपना पहला कदम रख दिया था। वह मोहब्बत की रफ्तार इश्क की बेताबीन करके बहुत मामूली सी थी। इश्क अपनी मंजिल जल्द से जल्द पाने के लिए बेकरार व बेचैन माही बेआब की तरह तड़प रहा था, लेकिन मोहब्बत थी कि ऐसे कोई फिक्र ही नहीं थी। शायद इसे अपनी किस्मत पर बहुत एतमाद था, इसीलिए फिर वो इश्क को अपनी हिजर की आंख में झुलसना चाहती थी। कहीं इस फिक्र में मोहब्बत और इश्क एक दूसरे से दूर न चले जाएं, जहाँ पर कभी न मिल सकें। लेकिन इन सब से बढ़कर भी कोई था जो इन सब पर अपना ख्याल रखता था, वो है अल्लाह ताला। अब ये तो अल्लाह ने ही इनकी ज़िंदगी का फैसला करना था, मगर क्या होगा वो फैसला? तो वो फैसला क्या कुदरत ने हमेशा के लिए एक करेगी या फिर हमेशा के लिए जुदा? रबाब और बरहान होटल वापस आ चुके थे। वापसी के वक्त भी बाबा जी ने बरहान को सख्त अल्फाज में खबरदार किया था, जिसको लेकर बरहान को वो ये लग रहा था कि वो नौजुबिल्ला कोई दहशतगर्द है और तो और दुनिया की तमाम लड़कियों को छेड़ने का ठेका ले रखा है। जब से वो वापस आया था मुंह बिगाड़े घूम रहा था और रबाब की तो खुशियाँ ही खत्म नहीं हो रही थी। वो बार बार कोई ऐसा जुमला छोड़ती कि बरहान आजिज हुए जा रहा था। रबाब को एक शरारत सूझी। रबाब ने बर्फ हाथ में लेकर बरहान की तरफ देखा। बरहान इसकी लाइन में चल रहा था। रबाब आहिस्ते से पीछे हुई और बरहान के पीछे की और इसकी कॉलर उठाकर सारी बर्फ अंदर डाल दी और जोर से धक्का दे दिया और भागकर अपनी जगह वापस आ गई। ये सब इतनी अचानक हुआ किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि बरहान मुंह के बल गिरा और बेटे इस अचानक रफ्तार पर हैरान व परेशानी से लेटा होंग लग रहा था। पहले तो सब खड़े से देखते रहे, फिर गला फाड़ फाड़ कर कह पाने लगे, हाय अल्लाह जी, ये क्या हो गया? हटो हटो बड़े हटो। हाय मेरे सियां जी, क्या हो गया आपको? क्या से गिर गए आप? रबाब बड़े मज़े से इसे आंख मारते हुए जजमाई अंदाज में बोलती हुई इसकी बात सही और धीमी आवाज़ में पूछा। बरहान इधर उधर देखते हुए ये जान रहा था कि किसने देखा तो नहीं, बरदान से हंसते हुए इसे खुनख्वार नजरों से देखा। वह समझ गया था कि सारी कारस्तानी इसी की है। चलें जल्दी चलें, एक जगह क्यों वक्टे बना लिया है आप लोगों ने? सर की आवाज़ पर सारे स्टूडेंट रफू चक्कर हो गए। असवर जो खाने में मगन था गुम था, जब इसकी नजर ऐसा पड़ी तो मुंह में बर्गर का बड़ा सा बाइट लेते हुए इससे अजीब व गरीब आवाज़ में पूछा, तुम्हें क्या हुआ? यहाँ क्यों सईदा कर रहे हो? तुम्हारा काके होने का खुशी में शुक्राने की नफल अदा कर रहा हूँ। बरहान ने तब कर इसे चबा चबा कर जवाब दिया, हाय अल्लाह बरहान, पहले मेरी शादी तो हो लेने दो, तुम एडवांस में ही शुक्र अदा कर रहे हो। ही इस अजीब व गरीब आवाज़ में शर्माते जैसे इसे समझाया था और इसी पर से फलांगता हुआ आगे चल पड़ा। असल कमीने, तेरा भी कुछ करना पड़ेगा मोटे डाइन। नूर कब से सलार के चेहरे को देख रही थी, लेकिन सलार था कि इसके कानों में शायद इसकी आवाज़ ही नहीं पहुंच रही थी। देखें जन्नम, तुम देखो तो तुम देखने नहीं देती, ऐसे हो जाती हो जैसे अभी बेहोश हो जाओगी। सलार ने इसे देखे बगैर संजीदगी से कहा, मैं मुझे बाहर जाना है, यहाँ आने का फ़ायदा ही क्या हुआ जब बर्फ़ से ही नहीं खेल सकूँ? नूर ने हंसी की आवाज़ में कहा कि वो आई ही बर्फ़ के लिए थी, वरना घर में भी वो में यहाँ फ़र्क ही क्या रह गया फिर?
सलार ने एक नज़र देखा और फिर इसके फूले फूले गाल देखने से फौरन कहा, एक शर्त में तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा। जैसे जैसे मैं कहूँगा तुम बिल्कुल वैसे ही अच्छी भी होंगी। तरह मेरी हर बात माननी होगी। बोल, अगर मंजूर है तो जाकर पूरे का पूरा वैसे ही पैक होकर आओ जैसे यहाँ आते वक्त ही। सलार ने दोबारा अपने मोबाइल में नजरें काटते हुए से कहा तो नूर ने बगैर कोई चून चुना चट से उठकर अंदर रूम में भागी पैक होने के लिए। सलार की इतनी जल्दबाजी पर हंस कर रह गया। एनी जब तैयार होकर आई तो जाकर सीधा बाहर के दरवाजे के सामने खड़ी हो गई कि जैसे तोड़कर बाहर जाने का इरादा रखती हो। सलार इसकी बेसब्री में मुस्कुराता हुआ दरवाजा खोलने लगा। जोश ने आते साथ ही लॉक कर दिया था क्योंकि इसे पक्का यकीन था इन्हीं भाग जाने के लिए जरूर मचलेगी। सलार इसका हाथ पकड़कर ग्रिल तक लाया। वह बाहर की खूबसूरती मंजर देखकर नूर मोहब्बत रहेगी। जोश में इसे ये तक पता न चला कि इसने सलार का हाथ को जोर से जकड़ रखा है। सलार तो मुसरत लबरेज से ही देख रहा था। इसके आगे बाहर के नज़ारे तो जैसे फीके से थे। एनी का पर नूर पाक चेहरा दुनिया में किसी का नहीं है। सलार खुद को खुश नसीब समझता था कि इसे एनी बिना किसी पश व पेश के आसानी से पा लिया था। एनी ने इसके हाथों पकड़े ही अपने साथ खींचा था। सलार भी खुद को ढीला छोड़कर इसके साथ खींचता चला गया। आई हाय, ये बर्फ कितनी मजे की है। नूर खुशी से चिल्लाते हुए बर्फ को देखकर कहा, हाय मगर तुमसे कम जानम। सलार ने इसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा। एनी किसी तिचकिली डाल की तरह इसकी सीने से आ लगी। नूर ने बड़खड़ाकर इसकी तरफ देखा। सलार इसे ही दीवाना और इसके चेहरे को एक ही नकोश को मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था जैसे न जाने कितने अरसे से आंखें इसकी दीद की प्यासी हो। नूर भी इसे बेसहारा देखे जा रही थी। सलार ने नेवी ब्लू कलर का हाई नेक के साथ वाइट स्टाइलिश जैकेट और ब्लैक जीन्स में पहन रखी थी। बालों को जेल से पीछे की तरफ सेट किए बहुत दिलकश लग रहा था जबकि इसकी चमकीली आंखों में इसकी एनी की वजह से आई मजीद चमक सूरज की चमक को मात दे रही थी जैसे ऐसे नूर को लग रहा था। सलार ने इसकी गिरद मजबूत हसारा कायम करके इसे अपने सीने में बींच लिया जैसे वो इसे खुद में शामिल करके हर किसी से छिपा लेना चाहता हो। नूर साकट खड़ी इसकी दिल की धड़कनों को सुनना और महसूस कर रही थी। इसे लगा जैसे धड़कनें इससे कुछ कह रही हों, इसे जिससे इसकी नाशनाई हो। कुछ समझ न आने के बावजूद पता नहीं कि इतनी अजीब बात थी कि इसे सब समझ भी आ रहा था। नूर अपनी इस हालत पर खुद भी हैरान थी। इसे क्या हो रहा है। सलार जब भी इसके करीब आता तो वो खुद को महफूज क्यों समझने लगती है। दिल इससे क्यों चाहता है कि वो कभी इस महबूज मजबूत हसार से ना निकले। नूर इसके सीने में मुँह छुपाए अपनी में हालत का तजर्बा कर रही थी कि सलार की गबरू बारी आवाज़ सुनाई दी जिसको सुनकर इसके गाल लाल अंगारी हो गए और धड़कनों ने एक शोर मच गया। टू यू आई। सलार ने अपने लब इसके गाल पर रखे हुए थे बोलते हुए इसके लब इसके अल्फाज के साथ इसके सुर सर पर बोसे दे रहे थे। नूर की सांसें थम रही थी। पैरों से तो जैसे जान निकली जा रही थी। सलार को जब एहसास हुआ नूर बस अभी तो गिरी तो अभी तो इसने ना चाहते हुए भी इसे ऐसे से अपने पास से थोड़ा दूर किया मगर छोड़ा अभी भी नहीं था। जानू या तुम क्या बनेगा। सलार ने इसके कान में सरगोशी की। पता नहीं। नूर बड़खड़ाटे में लरजती आवाज में बड़बड़ाकर एकदम बोल दिया। सलार ने इसके जवाब पर मुश्किल अपना कह रोका। मुझे वॉशरूम जाने है। नूर कुछ बोल ही रही थी कि सलार ने इसका जुमला अचानक लिया और इसकी बात शोहे से निचला लब दांतों में दबाई मुकम्मल की। नूर इसके बिल्कुल दुरुस्त अंदाजे पर सपाट की। नहीं नहीं तो वो मुझे तो बर्फ से खेलना है। हल्काते हुए जब नूर ने बात बदली तो सलार ने हशमीन नजर से घूरते हुए सख्ती से मना किया। ओह जन्म, तुम ये तो नहीं हो सकता। तुम बीमार पड़ जाओगी। नोवेर, मैं यह खतरा मोल नहीं ले सकता। सलार इससे दूर होता हाथ पकड़कर बोला तो आगे चल दिया। नूर ने अजीब सा मुंह बनाते हुए रोहन आवाज में बोला, तो फिर क्या फ़ायदा मेरे यहाँ आने का जब बर्फ़ से ही ना खेल सकूँ। हाँ मेरे बच्चे, बर्फ़ से खेलना था मेरे बच्चे को हूँ। सलार को इसको लेकर एक जगह बैठ गया। नूर सलार के आगे और सलार इसके पीछे थोड़ा ऊंचा बैठ गया। दोनों टांगों के दरमियान इसे पकड़कर बैठ गया जैसे किसी छोटे बच्चों को पकड़ते हैं कहीं इधर उधर ना निकल जाए। वे नूर वैसे ही मुंह फुलाई बैठी थी। सलार इससे बाजुओं को पकड़कर कभी ऊपर करता कभी नीचे। वो चाह रहा था कि एनी कुछ बोले, इसे डांटे, से टोके मगर वो थी जैसे मुंह पर टेप लगाकर बैठी हुई थी। नूर सलार से अपनी हफ्की का एहसास दिला रही थी। इसे सलार पर बहुत गुस्सा आया था। गुस्से से इसकी छोटी सी नाक कुछ सर्दी और कुछ गुस्से की वजह से ज्यादा से सुर्ख हो गया था। नूर अभी भी बर्फ को देखकर खुद को कोस रही थी कि इसने गोंद के सामने अपना मुंह ही क्यों खोला। वो गोंद की तरह इसे चिपक गए हैं जैसे न चिपने तो क़यामत आ जानी है। नूर ऐसे ही अपने आप से ताने बाने बन रही थी कि इसके सामने दो हथेलियां दवा की सूरत आई। इसमें से सफ़ेद बर्फ के बिल्कुल दरमियान में बेतहाशा खूबसूरत अंगूठी चमकवा रही थी। नूर मोहब्बत नजरों से इसे देख रही थी। फिर इसने देखा कि सलार ने इसके हाथ पकड़कर वो अंगूठी इसके सफ़ेद नरम व मुलायम हाथ की पतली मूर्ति
انگلی میں بڑے پیار سے بنا دی اور پیچھے سے اسے ہگ کر لیا۔ جانو تمہاری ہر خواہش میری اولین چاہت ہے۔ اس کے ہاتھ میں برف رکھ کر اس کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ نور کو اور کیا چاہیے تھے؟ اس کی خواہش کو سلار نے انوکھے انداز میں پورا کر دیا۔ اس کے لب بے اختیار پھیلے تھے۔ آپ ہمیشہ مجھے لاجواب کر دیتے ہیں۔ نور نے اپنے دل میں ہلکی سرگوشی کی۔